दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक का चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस और इस चैप्टर का पार्ट 3 जो है पंजाब से जुड़े जो क्राइसिस थे वो सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट्स को अच्छे से देखा समझा, तो जिसमें आपने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ली है पहले कि रीजनल एस्पिरेशंस आखिर है क्या, क्यों रीजनल एस्पिरेशंस इंडिया में यूनिक है, कैसे उन्हें एड्रेस किया गया और उससे एसोसिएटेड सारे इशू। अब अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में हमने कश्मीर का इशू इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस पूरा समझ चुके हैं। अब एक और कदम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगली जो समस्या है, अगली समस्या कौन सी है? पंजाब की है। सारे पॉइंट्स को करेक्ट करना कैसे, जो मैंने आपको बताया कि रीजनल एस्पिरेशन एक ऐसी चीज रही है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स हमारे देखे थे 1 2 3 4 5 इनफैक्ट 6 चैप्टर तक, जैसे अगर आप चीजों को समझोगे तो आपने क्या देखा था, एक पैटर्न देखा था कि वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा था कि कांग्रेस डोमिनेंस, कांग्रेस का जाना, जनता पार्टी का टाइम पीरियड, इमरजेंसी, ये सारा सब कुछ। लेकिन ये रीजनल एस्पिरेशन वाली चीजों को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हो। ठीक है, तो रीजनल एस्पिरेशंस का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में रहा था, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में भी रहा था और आज भी है। ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का पूरा कंटेक्स्ट समझना, पूरा कंटेक्स्ट समझते चलना। अगर देखा जाए कि रीजनल एस्पिरेशंस का पार्ट 3 जो है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं पंजाब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, पंजाब पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, अगर आप यहां से अगर चीजों को समझे ना तो पंजाब में किस तरह से रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड स्टार्ट होती है, वो जो है वो हमारा यहां से चैप्टर का आगे का पार्ट रहने वाला है। फाइन, तो कश्मीर का जैसे आपने मुद्दा देखा, ठीक उसी तरह से पंजाब में भी क्या रहे हैं, प्रॉब्लम्स रहे, रीजनल एस्पिरेशंस रहे, कैसे इमर्ज हुए, कैसे एड्रेस किया गया, ये सारी चीजें आप चैप्टर के इस पार्ट में पढ़ते हो। क्लियर हुआ? तो द डिकेड ऑफ 1980s आल्सो विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। 1980s में रीजनल एस्पिरेशन का जो मतलब कह सकते हैं ना, रीजनल एस्पिरेशन की जो परेशानी थी उसने अपना सर ज्यादा तेजी से ऊपर उठाया था, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा से रही है। क्लियर हुआ? जैसे हमने आपको बताया था कि जो डिकेड समझाए थे मैंने कि 60s के समझ में हम क्या है, लड़ाई दंगों में ही परेशान थे, 70s के टाइम पीरियड में इमरजेंसी वगैरह उसमें परेशान थे, 80s का टाइम पीरियड जो रहा ना तो उसमें रीजनल एस्पिरेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रही। क्लियर हुआ? तो वही 80s के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो द डिकेड ऑफ 1980s also witnessed major developments in the state of Punjab. And what were those major developments? क्या थे वो major developments? तो the social composition of state change various times. ठीक है, देखो तो 1980s के पहले ही आपको रूट्स मिल जाएगी why the regional aspirations emerged in Punjab। तो सोशल कंपोजिशन जो रहा ना स्टेट का वो बहुत बारी बदला है, और बहुत बारी बदला उस कारण से क्या हुआ आपको देखने को मिलता है कि समस्याएं जो है तो वो बहुत डीपली रूटेड है। थोड़ा सा आपको बुक के बाहर लेके चल रहा हूं, ठीक है, गदर 2 लगेगी जब देख लेना, लेकिन गदर 1 को याद करो। तो आपने देखा होगा पार्टीशन के टाइम पीरियड में ही पंजाब वाले रीजन में बहुत ज्यादा क्या हुए थे, बहुत ज्यादा मतलब आप जैसे देखेंगे तो क्राइसिस डेवलप हुए थे। पार्टीशन हुआ, हिंदू, मुस्लिम और सिख इन कम्युनिटीज के बीच में आप जैसे देखेंगे तो पार्टीशन सिर्फ देश का नहीं हुआ था, पार्टीशन हर एक चीज का हुआ था। लोग इस बॉर्डर, इस पार से उस पार जा रहे थे, उस पार से इस पार आ रहे थे, उस बीच में हजारों लाखों लोगों की जानें गई। क्लियर हुआ? पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस देखने को मिला, कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ी, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो सोशल कंपोजिशन है स्टेट का वो एट टाइम्स आपको बहुत सी बार बदलते देखने को मिला। पूरी कंट्री में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 1956 में हो गया था, लेकिन पंजाब में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन लेट होता है, लेटर ऑन कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब जैसे आप देखेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन किया। चैप्टर 1 रिकॉल करो, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या है, स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में। लेकिन हमने कुछ बाइलिंगुअल स्टेट्स भी बनाए थे वहां पे। कौन कौन से थे बाइलिंगुअल स्टेट्स? तो बाइलिंगुअल स्टेट्स में जैसे आप देखेंगे तो बॉम्बे प्रोविंस जहां था, जिसमें गुजराती स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग लोगों को जोड़ दिया था, लेकिन बाद में अलग करना पड़ा था। वैसे ही बाइलिंगुअल स्टेट्स का एक एग्जाम्पल ये भी था पंजाब। तो उस टाइम पीरियड पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सब मिला हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही है सोशल कंपोजिशन जो स्टेट का तो ओवर वेरियस पीरियड, ओवर वेरियस टाइम्स बदला है। तो जैसे पार्टीशन के टाइम पीरियड में बदला था, फिर आप देखेंगे कि 1966, ठीक है, हाँ 1966 में क्या होता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया जाता है, कॉमन कैपिटल रख दी जाती है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश तो शुरुआत में और क्या था, यूनियन टेरिटरी ही था, यूनियन टेरिटरी था, तो हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग को। तो व्हाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस in 1950s, Punjab had to wait till 1966 for the creation of Punjabi speaking states। ठीक है, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स के क्रिएशन के लिए पंजाब को
वेट करना पड़ा, लंबा वेट करना पड़ा। कब तक वेट करना पड़ा? तो जैसे अगर आप देख रहे हैं 1966 तक करना पड़ा। ठीक है, अकाली दल had led the movement for the formation of Punjabi Suba. The Sikh now were a majority in truncated state of Punjab. Truncated state of Punjab मतलब जिसे छोटा कर दिया गया हो। ठीक है, तो पूरा स्टेट जो था पंजाब का, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सब थे, तो उनको जब अलग करते चले गए और फिर जो कोर पंजाब आज जो आप देखने को मिल रहा है आपको, वो पंजाब जो रह गया। तो अब 1966 के बाद में वो जो पंजाब था, उस पंजाब में सिख कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में आ गई। नाउ सिख वर इन द सिख्स वर नाउ अ मेजोरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। और ये जो डिमांड थी कि पंजाबी स्पीकिंग पंजाबी पॉपुलेशन जो है, पंजाबी पॉपुलेशन इन द सेंस कि देखो पंजाब में रहने वाले पंजाबी होंगे, वो पाकिस्तान के भी होंगे, लेकिन यहां पे जो डोमिनेंस था तो वो सिख डोमिनेंस जो आपको देखने को मिलता है, तो उसको लीड किया अकाली दल ने। तो अकाली दल हैड लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा। ठीक है, पंजाबी सूबा पिंड, उस तरह से क्या है, उस चीज के डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, कौन लीड करता है पूरे के पूरे मूवमेंट को? अकाली दल। अकाली दल क्या है? तो अकाली दल इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द कंट्री, 1920s में एस्टैब्लिश की गई है। आज आप देखते हो शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, तो सुप्रीम अकाली दल जो है, तो इसके बहुत सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रैक्शंस निकलते गए। कभी एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन भी निकला, जैसे अभी पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, जो खालिस्तान की डिमांड कर गया। मॉडरेट अकाली दल भी रहा, जो पॉलिटिक्स में आज भी एक्टिव है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अकाली दल का बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होता है। तो आपको भी उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में अकाली दल की में नहीं जाना है, लेकिन इतना समझना है कि अकाली दल वाज द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच लेड द मूवमेंट फॉर द पंजाबी सूबा। और उसी के चलते 1966 में क्या होता है, पंजाब बना दिया जाता है, जिसमें सिख जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी हो जाती है इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। आर दी थिंग्स क्लियर टिल हियर? ठीक है, लाइव नहीं चल रहा, लेकिन मुझे आदत है पूछने की बार बार, तो मन में जवाब देना, मन से जुड़े हुए मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया क्या कि हाँ ये स्थिति थी। क्या स्थिति थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पंजाब का जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट रहा वो ऐसा रहा कि पंजाब अंडरवेंट वेरियस सोशल कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, ड्यूरिंग पार्टीशन, ड्यूरिंग द कार्विंग आउट ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ इट, जैसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और अल्टीमेटली 1906 आते आते ये है कि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड थी, वहां के जो कह सकते हैं लीडर्स की एस्पिरेशन थी, वो सक्सेसफुल होते दिख रही थी। ठीक है, तो सिख वर नाउ अ मेजॉरिटी इन द ट्रंकेटेड स्टेट ऑफ पंजाब। एकदम यहां तक क्लियर है? तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो नाउ द अकाली केम टू पावर इन 1967 एंड देन इन 1977 कोलिशन गवर्नमेंट। तो अब देखो क्या हो रहा है ना कि अकाली पार्टी ने पंजाब सूबा की डिमांड रखी, पंजाब सूबा एक तरह से अलग पंजाब स्टेट मिल गया पंजाबी पॉपुलेशन के लिए, वो सारा सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अकाली पार्टी जो है तो उतना ज्यादा ब्रॉड बेस तुरंत के तुरंत नहीं बना पाई थी। 66 में उसने डिमांड रखी थी, पंजाब बनवाया था, माहौल गरम गरम था, तो इसके लिए चुनाव में जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है 67 में जीतने के बाद में क्या होता है, 72 आते आते चले भी जाते हैं। 72 में फिर जैसे अगर आप देखोगे तो अकाली पार्टी किसी भी तरह से पावर में नहीं आती है। अब ये 67 और 77 में 2 बार पावर में आती है। तो ये 2 बार भी कैसे पावर में आती है पता है? 2 बार भी एक कोलिशन गवर्नमेंट बना के आती है, मतलब खुद मेजोरिटी गवर्नमेंट से नहीं आती है, उसको क्या करना पड़ता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ता है और सरकार बनाना पड़ती है। तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, द अकालीज डिस्कवर्ड that despite the redrawing of boundaries their political position remained precarious। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे कि बाउंड्रीज रीड्रॉ कर ली है, अब तो हमारा पंजाब सूबा भी बन गया, मतलब एक तरह से जो डिमांड थी अकाली पार्टी की उनके लिए सेपरेट यूनिट इन द सेंस कि सिख मेजोरिटी पॉपुलेशन वाला एक स्टेट हो, तो वो भी बन गया है। लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट दे वर फाउंडिंग कि मेजोरिटी में सरकार नहीं बना पा रहे थे, पॉलिटिकल पोजीशन जो रही तो वो इट रिमेन्ड प्रिकैरियस। क्यों? क्योंकि लोग उसके बावजूद भी अकाली पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो कि एक्सक्लूसिवली सिख कम्युनिटी के लिए बात कर रही थी। ठीक है, तो अकाली पार्टी को लोग तब भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का कारण समझाता हूं, बड़ी अच्छी इंसाइट देता हूं। देखो क्या है, अकाली दल जो था ना, तो अकाली दल में पता है डोमिनेंस किसकी थी, एलाइट सिख कम्युनिटी की। एलाइट सिख कम्युनिटी मतलब क्या है कि अपर कास्ट सिख कम्युनिटी के लोग थे। और जो पंजाब में फिर जैसे अगर आप देखेंगे दलित सिख कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, कह सकते हैं दूसरे रिलीजन के लोग थे, तो दे वर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स कांग्रेस। उस समय पे कांग्रेस का जैसे डोमिनेंस था 1972 के, और तब तो इंदिरा लहर भी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की लहर भी थी। तो उसके चलते क्या है कि अकाली पार्टी का पॉलिटिकल पोजीशन उतना कंसोलिडेटेड नहीं था कि सब पे बस अपना चार्म फैला दिया हो, समझ में आया? तो वो चल नहीं पाया। तो उसके चलते क्या, उसके चलते जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्टली द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। अब क्या होता था उस समय पे, खींचातानी ऐसी चलती थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, ध्यान करो। तो क्या है कि पॉलिटिकली वो फेडरलिज्म उतना स्ट्रेंथन नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब पावरफुल
गवर्नमेंट रहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट पे अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है तो उनके बीच में रिलेशन हमेशा क्या रहेंगे, सार्ड ही रहेंगे, मतलब एक तरह से रिलेशन में खटास बनी ही रहती है। क्लियर हुआ? तो उसी के चलते क्या होता है कि अकाली पार्टी ने ये क्यों फील किया कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है बहुत प्रिकैरियस रही है, मतलब बहुत डगमगाती सी रही है। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट मिड टर्म में बहुत बार क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई है। पंजाब में ठीक है फ्रीक्वेंटली जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता रहा, और इनफैक्ट आप देखोगे कि जब प्रॉब्लम अपने चरम पे होती है 1980s के टाइम पीरियड में, तब क्या है सालों तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहा था। ठीक है, तो सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग हिंदूज। वही वाली बात मैंने आपको बताया कि हिंदूज जो है तो दे वर नॉट सपोर्टिंग अकाली दल, ठीक है, विद फुल एंथुसियाज्म। क्लियर हुआ? फिर दूसरी चीज, मतलब दो पॉइंट हो गए। क्यों? उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो थी तो अनसर्टेन थी। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्पाइट रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज व्हाई अकाली दल और अकाली फेल्ट दैट देयर पोजीशन वाज प्रिकैरियस, देयर पॉलिटिकल पोजीशन वाज अनसर्टेन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है क्या कि द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे थ्रू इट्स टर्म। Secondly, they did not enjoy strong support among Hindus. Hindus में उतना strong support enjoy करते नहीं थे. The Sikh community, like all other religious communities, was internally differentiated on the caste and class line. ठीक है, caste और class line पे बहुत ज्यादा क्या थी, आपको क्या देखने को मिल रहा है, caste और class line पे बहुत ज्यादा divided थी Sikh community। और इसके चलते मैंने आपको बताया कि अकालीज जो थे तो they were being supported by the allied Sikh community। ठीक है, जो कह सकते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट के सिख कम्युनिटी थी, वो उतना ज्यादा क्या कर रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी अकालीस को। द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीस। ठीक है, तो चाहे हिंदू दलित हो या सिख हो, ठीक है, कांग्रेस अपने वोट ज्यादा बटोर ले गई थी। तो ये सारे कारणों से आपको क्या देखने को मिल रहा कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज रीड्रॉ करने के बाद भी अकालीस वर फीलिंग और दे वर फीलिंग कि वो पॉलिटिकली उतना कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब आदमी डरा हुआ रहता है, जब आदमी अपनी पोजीशन को वीक होते हुए पाता, तो फिर वो और अपने पत्ते खोलने की कोशिश करता है। वही हुआ। सो इन दिस कंटेक्स्ट ड्यूरिंग द 1970s अ सेक्शन ऑफ अकालीज बिगेन टू डिमांड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर द रीजन। और यहां पे उन्होंने बोलने लगा कि नहीं, तुमने स्टेट बना दी लेकिन हमारी तो पोजीशन कंसोलिडेट ही नहीं हो रही। तो कुछ अकाली लीडर्स जो थे, ठीक है, कुछ अकाली लीडर्स जो थे वो क्या डिमांड करने लगे, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू द रीजन। उन्होंने बोलने लगा कि जैसे कश्मीर के केस में था क्या कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दो, हमें तो क्या चाहिए, आजादी चाहिए, आजाद पंजाब चाहिए, आजाद पंजाब चाहिए, उस टाइप से। समझ में आया? 1970s से ही माहौल बनने लगा था। इनफैक्ट आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे ना, खालिस्तान मूवमेंट को पूरा पढ़ेंगे, तो खालिस्तान मूवमेंट के जो सीड्स हैं वो इंडिया से पहले फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कनाडा हो गया, लंदन हो गया, वहां पे ही शो कर दिए गए थे। वहां से लीडर्स ने क्या किया, यहाँ के लीडर जैसे चौहान वगैरह जो थे, तो इन लोगों को क्या किया, कोऑर्डिनेट करवाया। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, इन लोगों को कोऑर्डिनेट करवाया। तो डिमांड जो है ना वो आउट ऑफ द कंट्री से, ठीक है, जो कह सकते हैं सिख डायस्पोरा था, तो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ऑटोनॉमस पंजाब की डिमांड को एक तरह से हवा देना शुरू कर दिया था। ठीक है, हवा देना शुरू कर दिया था 1970s से। और दिखती बात है कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी ये बन रहा था। क्लियर हुआ? पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी ये बन रहा था। आगे अगर बढ़ते हैं तो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973। 1973 का जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया जाता है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या था, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो अकाली पार्टी के लीडर्स, टॉप लीडर्स जो थे, तो दे सेट टुगेदर एंड दे discussed that what should be the agenda for the political empowerment of Sikh community in Punjab। ठीक है, अब एक और चीज बता रहा हूं, सारे सिख कम्युनिटी के जो भाई थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि जैसे अकाली चाह रहे हैं उसी लाइन पे काम हो, ऑटोनॉमस पंजाब चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट इफ यू विल लुक इनटू दिस यू विल फाइंड द कंटेक्स्ट क्या कि जो ब्रेवेस्ट रेजिमेंट्स among the Indian army is the Sikh regiment in which majority of the soldiers are from पंजाब रीजन। ठीक है, पंजाब रीजन से हैं, और वो लोग जो है तो दे फील देयर आइडेंटिटी मोर एसोसिएटेड विद इंडिया रादर देन पंजाब। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वही रहता है कि सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सीखनी रहती है, और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अकाली लीडर्स थे कुछ उस टाइम पीरियड में, तो उनके चलते उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने डिमांड यही रखी क्या कि ऑटोनॉमस रीजन बना दिया जाए पंजाब को। और उन्हीं इस ऑटोनॉमी की डिमांड का रिफ्लेक्शन आपको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है। नोट डाउन दिस पॉइंट। क्वेश्चन बनता है यहां पे क्या कि व्हाट आर द डिमांड्स इन द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973। तो द रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन कंट्री। मतलब एक चीज ध्यान रखना, ये रेजोल्यूशन जो है ना, तो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो, फेडरलिज्म का हवाला देते हुए
रेजोल्यूशन पास किया गया था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, अकाली पार्टी और सिख लीडर्स के द्वारा। लेकिन उसका जो जैसे देखोगे ना, क्रक्स जो था उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि दे वर असर्टिंग मोर ऑन ऑटोनोमस पंजाब रादर देन डिमांडिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म की स्पिरिट को डिमांड करने से ज्यादा ऐसा दिख रहा था जैसे ये लोग बात किस चीज की कर रहे हैं कि ऑटोनॉमी दे दो पंजाब को। ठीक है, मैं समझाता हूं क्या है। तो रेजोल्यूशन जो था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन असर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री। कंट्री के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो रीडिफाइन होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए, उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, पंजाब को पावर मिलना चाहिए, स्टेट्स को पावर मिलना चाहिए, ये बात रखी। ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ सिख कॉम, सिख कॉम के एस्पिरेशन जो है कि कम्युनिटी और नेशन जो है, कॉम यानी बोलते हैं ना कि हमारी कॉम, जैसे कौमी एकता सुना होगा आपने कि अलग अलग कॉम के कम्युनिटी के लोग जो उनके बीच में हारमनी बनी रहे, तो वैसे ही दे जो सिख आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो था, तो इट ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ सिख कॉम, सिख कॉम मतलब सिख कम्युनिटी, एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग दी बोलबाला। बोलबाला मतलब क्या होता है, वैसे बोलते हैं ना कि वहां तो उनका बोलबाला चलता है बहुत ज्यादा। बोलबाला वर्ड का मतलब होता है डोमिनेंस, हेजेमनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर मतलब ये पॉइंट क्लियरली हाईलाइट किया गया कि सिख कम्युनिटी जो हो तो सिख कम्युनिटी का मतलब सिख कॉम जो हो तो सिख कॉम की डोमिनेशन बोलबाला स्टैब्लिश हो। ठीक है, बोलबाला स्टैब्लिश हो पंजाब में। द रेजोल्यूशन वाज अ प्ली फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को मजबूत किया जाए, इस चीज की एक डिमांड की तौर पर रेजोल्यूशन पास किया गया था। बट इट कुड आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन। तो ऑन पेपर मतलब विंडो ड्रेसिंग कैसे की गई थी कि ये रेजोल्यूशन एक तरह से क्या है, एक अर्जी है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन उसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जाता था कि वो एक अर्जी लगाई जा रही थी कि एक सेपरेट सिख नेशन चाहिए, किन्हें, इस समय के लीडर्स को जो ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऐसा नहीं कोई लॉ था ये, लेकिन ये एक डिमांड थी, और उस डिमांड को कैसे इंटरप्रेट किया गया, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ प्ली फॉर सेपरेट सिख नेशन, सेपरेट सिख नेशन की तरह उसे कंसीडर किया गया। तो द रेजोल्यूशन हैड अ लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस। अब ये पॉइंट भी समझ लेना, मैंने आपको बताया क्या कि हर इंसान इससे एसोसिएट नहीं कर रहा था, बहुत एक मेजोरिटी लेवल पे आप जिस देखोगे तो सिख मासेस जो थी तो देवर टोटली अगेंस्ट इट, उन्होंने बोला कुछ भी नॉनसेंस चल रहा है, क्यों, क्योंकि देवर मोर हैप्पी विद द इंडियन यूनियन। लेकिन वही वाली बात है कि अब अगर उस समय के अकाली लीडर्स जो थे, ठीक है, जो एक्सट्रीम लीडर्स थे, वो इस एजेंडा को नहीं रखेंगे तो फिर उनका घर कैसे चलेगा, मतलब रोजी रोटी वो थी ना। तो इसके लिए क्या, इसके लिए मेजोरिटी ऑफ दिस सिख मासेस जो थी वो उस चीज से अप्रूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, दिस रेजोल्यूशन हैड लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस, कुछ ही लोग इससे एग्री कर रहे थे, उसके बावजूद भी क्या है, वो रेजोल्यूशन था, मुद्दा था, तो मुद्दा जिंदा रहा। और मैंने आपको भी बताया कि ये जैसे 73 तो 1970s के टाइम पीरियड में तो अभी इमरजेंसी लगाएगी तो अभी तो देश में किसी को और कुछ समझ बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1980s में लेकिन कुछ चीजें बदलती है, तब मतलब नई लीडरशिप के अंडर में नई तरीके से क्या होता है, मूवमेंट में जान आती है और फिर सारी चीजें बिगड़ती है। ठीक है, तो इतना यहां तक समझ में आया। एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं, कनेक्ट करवा देता हूं। देखो कहानी है बस, क्या हो रहा है, तो आपने पंजाब का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखा कि क्या स्थिति थी पंजाब में। आप देखेंगे तो सोशल कंपोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलते रहा। सिख कम्युनिटी, अकाली दल के लीडर्स चाहते थे कि उनके डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो, तो रीड्रॉ करने के बावजूद भी बाउंड्रीज डोमिनेशन का एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, दे वर मोर एनरिच्ड, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, तो डिमांड थोड़ी सी और ऑटोनॉमी के लिए बदलती चलेगी, और उसी में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने जो है तो एक तरह से क्या कर दिया, नमक मिर्च मसाला डाल दिया कि सिख कम्युनिटी के लीडर्स ये चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे होता क्या है देखो, तो 1980s अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड। लेकिन अब क्या होता है, जैसे 1977 में मैंने आपको बताया कि अकाली गवर्नमेंट जीतती है। ठीक है, अकाली पार्टी जीतती है, लेकिन 1977 में जीतने के बावजूद क्या होता, पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती है। मैंने बताया ना क्या कि पॉलिटिकल, वो इसलिए लगता था उन्हें कि पॉलिटिकल बॉर्डर जो है, बाउंड्रीज रीड्रॉ होगी, लेकिन उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है वो उतने स्टेबल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके ऊपर बार बार प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी, पंजाब के वहां जो अकाली लीडर्स थे। तो 1980 में क्या होता है, अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड। 1980 में फिर क्या होता है, 1977 में जो अकाली गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बना के अकाली दल पार्टी में आता है, पावर में आता है अकाली पार्टी। ठीक है, तो उसको लेकिन डिसमिस कर दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अकाली दल, मतलब वही है, हम सरकार बनाते हैं, सरकार गिर जाती है, सरकार बनाते हैं, सरकार गिर जाती है। तो द अकाली दल लॉन्च अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अकाली दल ने फिर क्या किया, फिर उन्होंने नैरेटिव क्या बताया, फिर उन्होंने और मुद्दे उठाए। मतलब यही होता है, देखो ये जनरल पॉलिटिक्स का है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी
अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है फिर वो क्या अपना विक्टिम कार्ड खेलती है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो भी टैक्टिक्स है, उनके पास जो भी दाव पैच मिलते हैं, ठीक है, उन इश्यूज को रेज करके पब्लिक सपोर्ट जो गेन करने की कोशिश करती है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप ये बीजेपी के कंटेक्स्ट में देख लो, कांग्रेस के कंटेक्स्ट में देख लो, आम आदमी पार्टी के कंटेक्स्ट में देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए रहता है, एक पॉइंट चाहिए रहता है जहां पे वो क्या कर सके, विक्टिम कार्ड खेल ले, जिस पॉइंट को वो बार बार हाईलाइट कर सके, जिस पॉइंट की मदद से वो क्या कर सके, पब्लिक सपोर्ट जो गेन कर सके। और वही यहां पे हुआ, क्या किया, अकाली दल लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो पंजाब और उसके नेबरिंग स्टेट्स जो है उनके बीच में क्या होता है, ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। क्या मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, अकाली दल ये बोलता है कि तुम हमारी सरकार बार बार गिरा दे रहे हो, लेकिन हमारी डिमांड समझो। तो अब क्या है, जेन्युइन डिमांड से उनके साथ में जरूर पब्लिक सपोर्ट जुड़ जाएगा। तो उन्होंने डिमांड ये रखी अकाली दल ने, क्या कि जो पानी है ना, ठीक है, पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है वो, लेकिन हमारा पूरा पानी क्या है, आप इधर हरियाणा में चले जा रहा है, राजस्थान में चले जा रहा है। तो ये पंजाब और उसके नेबरिंग स्टेट्स में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो फिर से रीड्रॉ होना चाहिए। अ सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी। ठीक है, ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी की डिमांड भी उठा दी गई कुछ लीडर्स ने। ठीक है, तो सिख रिलीजियस लीडर्स में कौन थे, तो जैसे आप देखेंगे जरनैल सिंह ब्रिंदनवाल। ठीक है, तो जरनैल सिंह ब्रिंदनवाल जो थे, तो ही वॉज कंसिडर्ड एज द मेन मास्टरमाइंड बिहाइंड द डिमांड ऑफ खालिस्तान इन इंडिया। ठीक है, जैसे अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार देखोगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में मेनली ये जो थे तो प्रोवोक करने वाले थे उसे। ठीक है, आगे भी समझाऊंगा थोड़ा सा और मैं। तो द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सक्सेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। अब ये खालिस्तान क्या है समझ लेना अच्छे से। क्या है, आपने देख लिया कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया था, अकाली दल अपना कह सकते हैं अपना प्रचार प्रसार कर रही है कि उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिले। ठीक है, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन था तो दिस हैड अ लिमिटेड अपील अमंग द सिख मासेस। सिख मासेस में अपील जो थी वो लिमिटेड थी, उतने ज्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, फिर 1980 आते आते क्या होता है, अकाली गवर्नमेंट जो थी, जो कोलिजन गवर्नमेंट में थी, उसको डिसमिस कर दिया जाता है पंजाब में। तो अब अकाली दल का रिएक्शन ये था कि उन्होंने और नई नई डिमांड्स उठाई। तो जैसे क्या है, सतलज यमुना लिंक जो हुआ, जिससे पानी क्या हो, सतलज का पानी आप देखेंगे तो किधर जा रहा है, सतलज का पानी इधर पूरा दिल्ली वगैरह यमुना में मिला दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में SYL गाना सुना आपने, भी आया था रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का। ठीक है, तो वो सतलज यमुना लिंक जो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, मतलब मुद्दा बनाया उसको। देखो हर चीज के क्या होता है ना, हम सब पढ़ते चले जाते हैं, चीजों को देखते चले जाते हैं, समझते जाते हैं, जरा पीछे मुड़ के एक बार जस्ट यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, देन यू विल गेट कि हाँ ऐसे चीजें चले आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अकाली दल लॉन्च द मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वही बताया, पंजाब और नेबरिंग स्टेट्स के बीच में वाटर शेयरिंग जो हो रहा है वो, उसमें उन्होंने बोला कि पंजाब इज ऑन दी कह सकते हैं डिसएडवांटेजियस साइड। फिर जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने ऑटोनॉमी ऑफ सिख आइडेंटिटी की डिमांड रेज करी। ऑटोनॉमी ऑफ सिख आइडेंटिटी मतलब क्या है कि हिंदुइज्म से सिखिज्म को अलग निकाला जाए। ठीक है, उस तरह की। फिर उसके बाद क्या है, दी मोर एक्सट्रीम एलिमेंट स्टार्टेड एडवोकेटिंग सक्सेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान की क्या समस्या है देखो, तो जैसे अगर आप देखेंगे, क्या देखोगे कि ये हमारा प्यारा पंजाब, ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि एक पंजाब यहां भी है, किधर, एक पंजाब यहां भी है, एक पंजाब जैसे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का भी पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान का भी पंजाब है। तो खालिस्तानी लीडर्स जो हैं, तो खालिस्तानी लीडर्स हु वर ऑपरेटिंग बैक देयर फ्रॉम कनाडा एंड लंदन। ठीक है, तो वो लोग जो थे तो उन लोगों ने क्या किया, ये खालिस्तान का आइडिया जो है, ये खालिस्तान का आइडिया जो है पिच किया, और उस खालिस्तान के आइडिया के सपोर्टर्स जैसे आप इंडिया में भी ग्रो होने लगे। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के उस समय पे लीडरशिप जो थी, पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को, क्या कि खालिस्तान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवर मोर हैप्पी। 71 में हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, कैसे ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया था बांग्लादेश, तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को लग रहा था कि खालिस्तान की बात को हवा देके वो इंडिया को भी कमजोर कर देंगे। तो दिस वाज द आइडिया कि एक इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब ये मिला के खालिस्तान बनना चाहिए। ठीक है, खालिस्तान बनना चाहिए। और इसके फिर मतलब वही कि सिख कौम जो है, तो सिख कौम के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे आप देखोगे तो इसका डिमांड जो है, तो इसका डिमांड क्या है, फॉरेन कंट्रीज में बेस बना के वहां से फॉरेन डायस्पोरा जो है फंड पहुंचा के ये सारी चीजें हो रहा था। अब जब ये सारी स्थिति हो रही थी, तो ये खालिस्तान मूवमेंट की रेडिकल डिमांड भी उठी, और इस तरह के रेडिकल लीडर जो थे जैसे जरनैल सिंह भिंदरवाल, ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया, इन्हें सपोर्ट मिला, इन्हें सपोर्ट मिला। अब क्या होता है, डिमांड आपको समझ में आई गई थी, डिमांड क्या थी। अब वो डिमांड को पूरी करने के लिए क्या हो रहा है, वो डिमांड को पूरी करने के लिए एक तरह से मिलिटेंट्स तैयार हो गए थे। मिलिटेंट्स तैयार हो गए थे कैसे, कि आर्मी लाइन पे, ठीक है, आर्मी लाइन पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि आर्म्ड मिलिटेंट्स रेडी हो गए थे। ठीक है, तो अकाली मूवमेंट चला दिया गया, और ये जो अकाली मूवमेंट चलाया गया, खालिस्तानी मूवमेंट जो चलाया गया, तो दिस लीडरशिप वाज पास फ्रॉम मॉडरेट अकालीज टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स।
ठीक है। तो अभी तक जो पहले तक अकाली लीडर्स रहे थे तो वो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाह रहे थे, लेकिन अब जब ये अकाली मूवमेंट जो है, खालिस्तान मूवमेंट जो है, आई गेस हाँ अकाली मूवमेंट जिसे खालिस्तान मूवमेंट कह लो आप, तो इसमें अब लीडरशिप जो है, तो मॉडरेट अकालीस जो थे ना, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन चाह रहे थे प्रॉब्लम का, तो उनसे ये पास ऑन होके मूवमेंट किसके पास चले गया, वो मूवमेंट उनसे पास ऑन होके चले गया एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के पास। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के पास चले गया जो कि मिलिटेंट वो थे, कह सकते हैं ग्रुप्स थे, जो कि मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा लिए थे। ठीक है, अकाली इंसर्जेंसी आपको देखने को मिल रही थी, जहां पे दीज मिलिटेंट मेड देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड दी सिख होली श्राइन द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर। ठीक है, तो अब जैसे आपको पता है कि क्या हो रहा है, अमृतसर जो गोल्डन टेंपल है, होली श्राइन जो है, ठीक है, सिख कम्युनिटी और वी कैन से दी ऑल द कम्युनिटीज थ्रू आउट द कंट्री हैव फेथ इन दैट, कह सकते हैं मतलब एक तरह से तीर्थ है ना वो, तो उस तीर्थ में जहां पे हर एक इंसान की क्या है, श्रद्धा थी, तो इन्होंने क्या कर लिया, जैसे बोलते हैं ना कि सॉफ्ट टारगेट बना लिया, तो उन्होंने मंदिर का सहारा लेते हुए, क्या है, अमृतसर मंदिर का सहारा लेते हुए वहीं को, उसी श्राइन को, होली श्राइन को अपना क्या बना लिया, बेस बना लिया। सारे मिलिटेंट्स वहीं से ऑपरेट करने लगे, सारे मिलिटेंट्स वहीं से ऑपरेट करने लगे, और गवर्नमेंट को ना चाहते हुए फिर क्या करना पड़ा, उस होली श्राइन में मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा। कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है? देखो, एक तो सेंसिटिव इशू है, तो बहुत वर्ड चूज कर करके बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हो रहा है कि आप यहां जो मिलिटेंट्स को देखोगे, तो अ सेक्शन ऑफ रिलीजियस लीडर्स रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी। एक्सट्रीम एलिमेंट्स जो थे, तो एक्सट्रीम एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे यहां पे जैसे आपको देखो जरनैल सिंह ब्रिंदनवाला मैंने बताया, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मूवमेंट को, अपनी इंसर्जेंसी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बेस कहां बनाते हैं, बेस बना लेते हैं सिख होली श्राइन द गोल्डन टेंपल को। अब क्या है, अब दिखती बात है कि अगर टेररिस्ट वहां पे है तो वहां तक पहुंचने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तो सरकार ने यहां पे गलती कर दी, मतलब इसको सिख कम्युनिटी एक तरह की गलती की तरह कंसीडर करती है, क्या कि गवर्नमेंट शुड नॉट हैव कैरी आउट द मिलिट्री ऑपरेशन इन द होली श्राइन। ठीक है, और हुआ भी वहां पे क्या, तो जैसे इन्होंने एक आर्म्ड फोर्ट्रेसेस बना लिया आतंकवादियों ने, जैसे अगर आप देखोगे तो पूरा सब हथियार वगैरह वहीं पे, और वहां से ऑपरेट करने लगे गुरुद्वारा से। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को चाहते हुए ना चाहते हुए क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट का रिएक्शन ये हुआ कि जून 1984 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैरी आउट करना पड़ा, जहां पे अमृतसर के अंदर क्या करा, जैसे अगर आप देखेंगे तो जो प्रांगण है, ठीक है, गुरु गोविंद कह सकते हैं जो गोल्डन टेंपल का, तो गोल्डन टेंपल के प्रांगण में जब मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, तो उसके चलते क्या है कि आपको क्या देखने मिलते हैं कि आर्मी एक्शन एट गोल्डन टेंपल टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, बट इट आल्सो डैमेज द हिस्टोरिक टेंपल एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ सिख। अब जो भी है, ठीक है, वी आर लिविंग इन अ कंट्री फुल ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हर धर्म और हर धर्म को अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का, अपने धर्म के साथ सेंटिमेंट जोड़ने का अधिकार है पूरा पूरा, और वही यहां पे हुआ कि वॉट एवर दी केस वॉज हियर, ठीक है, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में जिसे देखें तो गवर्नमेंट ने वो अप्रोच रखी कि मिलिटेंट्स को खत्म करना है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में मिलिट्री ऑपरेशन जब चलाया गया गोल्डन टेंपल में टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोरिक टेंपल जो है, अब वही है कि ऐसा थोड़ी ना कि आम छुरी छप्पन छुरी खेल रहे हैं, वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, बम गोले बारूद चलेंगे, ठीक है, मिलिटेंट्स भी और आर्मी भी, तो उसके चलते क्या होता है कि हिस्टोरिक टेंपल का एक पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और जो सिख कम्युनिटी थी ऑल ओवर द कंट्री, दे गॉट डीपली हर्ट, ठीक है, फ्रॉम दिस। और इसी के चलते क्या, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिख इन इंडिया एंड अब्रॉड सॉ द मिलिटेंट ऑपरेशन एज एन अटैक ऑन देयर फेथ, एंड दिस गेव फर्दर इम्प्यूटस टू मिलिटेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और फिर वही है कि अब क्या, आप सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, कैसे बिगड़ती जा रही थी, तो जो मैंने आपको बताया ना, यहां पे क्या है, द रेजोल्यूशन, ये जो पूरी बात थी ऑटोनोमस, कह सकते हैं ऑटोनोमस सिख रीजन की, और ये वो सारी चीजें, तो शुरुआत में दिस रेजोल्यूशन हैज लिमिटेड अपील टू द सिख मासेस, लेकिन आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स, ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह इन सारी चीजों के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिख इन इंडिया एंड अब्रॉड, फिर उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल साइड से किस तरफ होने लगे थे, न्यूट्रल साइड से, जैसे अगर आप देखेंगे तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिख कम्युनिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है, दे स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स, आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब एक तरह से मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप खालिस्तान की मूवमेंट के टुवर्ड्स, या फिर क्या कह सकते हो आप, क्या कि अकाली इंसर्जेंसी के टुवर्ड्स क्या होने लगा, उनका टिल्टेशन होने लगा, और उसके चलते क्या होने लगा, उसके चलते आप सिचुएशन बिगड़ती चले गई। अब आप सोच रहे होंगे सर, अब जब सिचुएशन बिगड़ गई तो फिर सिचुएशन सुधरी कैसे, ठीक है, ये सब खत्म कैसे हुआ, हाउ डिड ऑल दिस एंड, ठीक है, ये पूरा का पूरा खत्म कैसे हुआ एपिसोड। तो एपिसोड इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ, एपिसोड ने बहुत खून पिया है,
ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं शांति आई है। तो शांति कैसे आई बताता हूं। देखो शांति अभी आई नहीं है, तो अब फिर क्या हो रहा है, ये पूरी सिचुएशन होगी समझना। 1984 इस टाइम पीरियड पे प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री की थी इंदिरा गांधी। ध्यान करो, टॉपिक्स कनेक्ट करते चलो। मैं एक भी डेट आपको इसलिए याद नहीं करवाता हूं, क्यों? क्योंकि वो जो पैटर्न पढ़ोगे तो पैटर्न में अपने आप समझ में आएगा। जनता गवर्नमेंट हार जाती, मतलब जनता गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ता है। चौधरी चरण सिंह जो थे, हाँ चौधरी चरण सिंह जो थे, तो चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट देके कांग्रेस ने सरकार बनाई 1980 में, वो भी गिर गई धड़ाम से। वो जब गिर जाती है तो फिर फ्रेश चुनाव जो होते तो उसमें कांग्रेस जीत जाती है 1980 में। ध्यान आ रहा है? अब 1980 में जो कांग्रेस जीतती तो इंदिरा गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बनती है इमरजेंसी के एपिसोड के बाद। तो 1980 से अब इंदिरा गांधी का टर्म पीरियड चल रहा है, और ये सब कुछ 82 जैसे भृंदनवाला जो थे, क्या नाम इनका, हाँ जर्नैल सिंह भृंदनवाला, तो 1980 के बाद में, 82 के बाद में ही एक्टिव होते हैं। 80s के बाद में जो डिमांड थी खालिस्तान की वो और तेज होती है। उसी टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देख रहे हो जून 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ये सारी चीजें होती है। तो अब यहां पे क्या पॉइंट है कि इंदिरा गांधी जो थी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया, ठीक है। अभी भी आप जैसे देखेंगे तो एवरीथिंग वाज नॉट सेटल्ड इन पंजाब। जो सेंटिमेंट्स थे, फेथ थे लोगों के, वो हर्ट हुए थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ये चीज थी, मतलब कह सकते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन वाज देयर, ठीक है, डर का माहौल, शक का माहौल बना हुआ था। उस बीच में एक इंसिडेंट क्या होता है, देखो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द पंजाब प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेट कैसे कर दी वो बताता हूं। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया। अब इंदिरा गांधी से बदला लेने की भावना से जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे जो कि सिख थे, सिख कम्युनिटी के थे, तो इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, गोलियों से छलनी कर दिया, ठीक है। तो ऑन 31 अक्टूबर, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया था कब, जून में। जून के बाद में जुलाई, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ऑन 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी was assassinated outside her residence by her bodyguard. Both the assassins, ठीक है, were sick and wanted to take revenge for Operation Blue Star. अब इसके चलते क्या हुआ, देखो सिख कम्युनिटी गवर्नमेंट से नाराज थी, और सिख कम्युनिटी के बॉडीगार्ड्स ने गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया। तो कंट्री में क्या है, कंट्री में सिख कम्युनिटी, ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्टर्स, झड़प हो गई, एक तरह से झड़प हो जाती है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है अल्टीमेटली, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, वायलेंस ब्रोक आउट इन दिल्ली एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। तो जहां जहां सिख कम्युनिटी रहती थी तो वही होता है कि फिर मतलब दंगे, ऐसी आग ऐसी कह सकते हैं ना भड़कती है, तो आग भड़क गई यहाँ पे, ठीक है। मोर देन 2000 सिख वर किल्ड इन नेशनल कैपिटल, द एरिया वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस वायलेंस एंड दिस वाज द वर्स्ट। मतलब यूजुअली क्या देखा जाता है कि दंगों को हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, बेगुनाह हिंदू, बेगुनाह सिख, दोनों ही लोगों की बहुत ज्यादा जाने गई, ठीक है। और कारण बस वही पॉलिटिकल रोटियां सेकने के चक्कर में, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ सिख वर किल्ड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कानपुर, बोकारो एंड चास, ठीक है। तो वो हुआ अमृतसर में, हुआ दिल्ली में, सारा सब कुछ है, लेकिन पूरा का पूरा देश झुलस रहा था। बहुत सारे सिख भाइयों की, बहुत सारे हिंदू भाइयों की क्या हो रही थी, जाने जा रही थी। मेनी सिख फैमिलीज लॉस्ट देयर मेल मेंबर्स एंड thus suffered ग्रेट इमोशनल एंड हैवी फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सिख कम्युनिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी, ठीक है। स्टिल इट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी इन द रीजन्स ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। और उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, दंगे के नाम पे बहुत सारे घरों में मेल मेंबर्स जो है उनकी डेथ होती है। दंगों के नाम पे क्या है, बहुत सारी फैमिलीज ने इमोशनली फाइनेंशियली लॉसेस बेयर किए, दुकानें जला दी गई, ये सारा सब कुछ, ठीक है। और ये पूरा जो सब कुछ हो रहा था, एंड व्हाट हर्ट्स द सिख मोस्ट वाज दैट द गवर्नमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम इन रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, ठीक है। और यहाँ पे सिख कम्युनिटी फेल्ट दिस कि जो सब पूरा जब जल रहा था, पंजाब जल रहा था, दिल्ली जल रहा था, देश के अलग अलग हिस्से जल रहे थे, सरकार जलने दे रही थी, सरकार ने नॉर्मलसी को रिस्टोर करने में बड़ा समय ले लिया। अब जब सरकार ने नॉर्मलसी को रिस्टोर करने में समय लिया तो दिस हर्ट द मोस्ट द सिख कम्युनिटीज, ठीक है। एंड दैट द परपेट्यूअर्स ऑफ दिस वायलेंस वर नॉट इफेक्टिवली पनिश्ड, ठीक है। और जो परपेट्यूअर्स थे, मतलब कहा जाता है क्या, जैसे कि संजय गांधी जो थे, तो संजय गांधी ने उस समय में बहुत त्राही त्राही मचाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा था ना कि क्या, नहीं संजय गांधी नहीं, आई गेस आई एम मतलब आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट दिस। तो अभी आप इसको यहां तक सीमित रखो क्या, कि इस टाइम पीरियड तक, जैसे अगर आप देखोगे तो इस टाइम पीरियड तक क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, इमरजेंसी के टाइम में त्राही त्राही मचाई थी, ठीक है। संजय गांधी आई गेस जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी इस टाइम पीरियड तक, तो संजय गांधी की पहली डेथ हो गई थी। तो कुल मिला के ये है कि जब
ये सारा इंसिडेंट हुआ, असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी का, ये सारा सब कुछ पार्ट हुआ, ठीक है। तो उसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा था कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने चीजों को वापस कह सकते हैं पीस एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा, रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी। वायलेंस जो था इफेक्टिवली, जो लोग वायलेंस कंडक्ट कर रहे थे दे वर नॉट पनिश्ड, ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। और आप जिससे देखोगे ना तो पंजाब क्राइसिस, जो पंजाब रॉयट्स का वो रहा, तो 20 साल बाद 20 इयर्स लेटर स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट इन 2005, 84-85 की घटनाएं थी। 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द किलिंग्स एंड अपोलोजाइज टू द नेशन फॉर द एंटी सिख वायलेंस, जो एंटी सिख वायलेंस पूरे देश में हुए तो उसके लिए फिर 2005 में सिख प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो थे तो उन्होंने उस चीज के लिए रिग्रेट और अपोलोजाइज भी किया कि जो हुआ वो गलत हुआ, देश में नहीं होना चाहिए था ऐसा, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ पंजाब, ठीक है। अब पॉइंट देखो, पंजाब का पूरा क्राइसिस समझ में आया, पंजाब की रीजनल एस्पिरेशन के बाद में कैसे वो रीजनल एस्पिरेशन जो है तो उसके चलते क्या कॉस्ट पे करना पड़ी, वायलेंस वगैरह वो सारी चीजें। अब अगर वो पूरा समझ में आया तो अगर एक कदम और आगे बढ़े तो सवाल यह आता है कि हाउ दी पीस वाज रिस्टोर्ड देन, शांति कैसे स्थापित की, ठीक है। तो वायलेंस, हाउ द पीस वाज रिस्टोर्ड टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी, ठीक है, इनिशिएटेड अ डायलॉग विद मॉडरेट अकाली लीडर्स। तो एक्सट्रीमिस्ट अकाली लीडर्स जो थे तो मेनी ऑफ देम वर बीइंग किल्ड, ठीक है, कुछ देश से बाहर निकल गए सारी चीजें। और अब जो मॉडरेट अकाली लीडर्स थे, तो देखो खून किसी को भी पसंद नहीं आता, तो मॉडरेट अकाली लीडर्स भी चाहते थे कि शांति स्टैब्लिश हो जाए जल्दी से, ठीक है, शांति स्थापित हो जाए। तो उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर आए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायलॉग स्टार्ट किया किसके साथ में। देखो राजीव गांधी को इस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाता है क्या कि सिर्फ यहां से मतलब नहीं है, जैसे अगर आप आगे देखोगे अभी कहां आगे नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट डायलॉग्स चलाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब, और यही एक हिस्ट्री से लेसन सीखने का क्या है कि व्हेन द थिंग्स आर नॉट गुड द ओनली वे टू मेक देम गुड इज टू हैव अ फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, हैव हेल्दी डायलॉग्स। गवर्नमेंट इधर से अगर रिप्रेशन दिखाएगी, उधर से एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रिटेलिएट करेंगे, तो कभी आप शांति स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, ठीक है। ईंट के बदले वही है कि पत्थर वाला काम चलता रहेगा। तो यहां पे क्या है, द ओनली वे आउट वाज टू हैव फ्रूटफुल डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। तो वही होता है, मॉडरेट अकाली लीडर्स जैसे हरचंद सिंह लोंगोवाल जो थे तो इनके साथ में नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं राजीव गांधी। जुलाई 1985 जो है, तो जुलाई 1985 में ही रीच्ड एन एग्रीमेंट विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, द देन प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। तो जब अकाली दल के जो मॉडरेट लीडर्स थे तो उनमें प्रेसिडेंट थे हरचंद्र सिंह लोंगोवाल, ठीक है। तो इनके साथ में नेगोशिएशन होता है और राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड साइन होता है, या फिर जिसे पंजाब अकॉर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, व्हेन एंड बिटवीन whom the पंजाब अकॉर्ड वाज साइंड, व्हाट वर द प्रोविजंस इन इट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मॉडरेट लीडर थे सिख लीडर, सिख अकाली दल के, ठीक, इनका नाम क्या था, संत हरचंद्र सिंह लोंगोवाल। Sikh political and religious leader began his political career in the mid 60s as Akali leader, became president of Akali Dal in 1980, reached an agreement with Prime Minister Rajiv Gandhi on the key demands of Akalis assassinated by unidentified Sikh youth। फिर देखो क्या है, मतलब यही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो शांति थोड़ी ना चाहते थे, तो इन्हें इनका असैसिनेशन भी हो जाता है क्या बोल सकते हैं पंजाब अकॉर्ड के बाद में, कि इन्होंने राजीव गांधी के साथ में जब चीजों को स्टैब्लिश करने का कुछ अकाली दल की डिमांड को माना गया और कुछ डिमांड कैंसिल भी करी, तो लेकिन जो खालिस्तान की डिमांड थी, मतलब किसी भी कंटेक्स्ट में हम कंट्री को अलग, कंट्री से एक भी हिस्सा, एक इंच भी जमीन किसी और को थोड़ी ना देंगे या फिर अलग थोड़ी ना करेंगे। तो वही पॉइंट था, खालिस्तान की डिमांड को हम कभी भी एक्सेप्ट करना चाह नहीं रहे थे। अकाली लीडर्स ने कुछ मॉडरेट लीडर्स की मान के इस तरह से पंजाब अकॉर्ड के थ्रू पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये कुछ सिख यूथ, अनआइडेंटिफाइड सिख यूथ को पसंद नहीं आया। And we can say these unidentified Sikh youth may be those who were extremists, those who were not in support of this peace accord, उन लोगों ने ही शायद इन्हें assassinate कर दिया हो, ठीक है। तो संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ध्यान रखना है। तो कहानी अगर ध्यान आ रही है तो पीस कैसे आई, राजीव गांधी ने डायलॉग किया विद द मॉडरेट लीडर्स इन जुलाई 1985 और अल्टीमेटली साइन होता है पंजाब अकॉर्ड, जिसे राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या प्रोविजन थे देखो, तो इट वाज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, ये एग्री कर लिया गया कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज द बॉटलनेक। आज भी जिसे अगर आप देखोगे दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। इट वाज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर, लेकिन अब वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दोनों का है और उसको यूनियन टेरिटरी बना के चला रहे हैं काम, ठीक है। अ सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए सेपरेट कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि किया गया है, लेकिन वो कभी कह सकते हैं कि
कंक्लूसिव नहीं हो पाया है किसी भी सेंस में। अ ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास रिवर वाटर अमंग पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच में जो वाटर शेयरिंग को लेकर डिमांड उठाई थी, तो उस पर हम बात करेंगे। इस तरह से एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा, ये चीज हो गई। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कंपनसेशन टू द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी इन पंजाब। तो जो ये दंगे हुए सब 84 के बाद में, ठीक है, सन 84 के जो दंगे हुए पंजाब में, तो उससे जिन लोगों के, मतलब वही वाली बात है ना, जब दंगे होते हैं तो ये थोड़ा देखा जाता है कि कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है। हर इंसान का घर जलता है, हर इंसान को सफर करना पड़ता है। तो जो इनोसेंट्स थे, ठीक है, जो अफेक्टेड थे इस मिलिटेंसी से पंजाब में, उन लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। अगली चीज, द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आफ्सपा लगा हुआ था। आफ्सपा मतलब क्या है कि अब क्योंकि इंस्टेबिलिटी बहुत थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी उतार दी थी। यूजुअली स्टेट में आर्मी का क्या काम, बॉर्डर्स पे रहता है, लेकिन कंट्री के अंदर की सिचुएशन जब हद से बाहर चली जाती तो आफ्सपा लगाया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे कश्मीर में है, जैसे पंजाब में लगाया गया था। तो ये बात की गई कि वी विल विड्रॉ द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, जो आफ्सपा लगा था, तो उसको हम क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये पंजाब अकॉर्ड के प्रोविजंस थे। What was Punjab Accord, between whom it was signed, and what were the provisions? ध्यान आ गया। अब पॉइंट ये आता है कि पंजाब अकॉर्ड जो है, या फिर राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड जो है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पीस रिस्टोर की जाए। तो क्या पीस रिस्टोर हो गई तुरंत बाद? नहीं, 1985 में जैसे अकॉर्ड साइन होता है, तो 1985 में ही पीस रिस्टोर नहीं होती है। क्यों? तो पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। आती है शांति, आज जैसे आप देखोगे पंजाब इज वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट, चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो पीस इमीडिएटली नहीं आई थी। कैसे? तो द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड। मिलिटेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी वायलेंस लेड टू एक्सेसेस बाय पुलिस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो एक तरह से वही जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स जो थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है, और उनको पकड़ने के लिए इंसर्जेंसी ऑपरेशंस वगैरह चलते रहते थे, और उसके चलते क्या होता था, ह्यूमन राइट्स का और वायलेंस और पुलिस का एक्सेसेस, ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। तो पीस इमीडिएटली नहीं आई है। इस साल का जो सैंपल पेपर आया है, तो उसमें क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया कि वाज द पीस रिस्टोर्ड इमीडिएटली आफ्टर द पंजाब अकॉर्ड? तो नो, इट वाज नॉट रिस्टोर्ड। क्यों? क्योंकि साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहा एक दशक तक, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, मिलिटेंसी चलती रही, उसके अगेंस्ट में इंसर्जेंसी चलती रही, और सारा सब कुछ चलता रहा। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन को समझोगे, तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ अकाली दल। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही है कि अकाली दल बहुत ज्यादा क्या रहा है, फ्रेगमेंटेड रहा है। अकाली दल बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड रहा है। कैसे फ्रेगमेंटेड रहा है अकाली दल? मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि कहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, कहीं मॉडरेट लीडर्स हैं, उनके अलग डिमांड, इनके अलग डिमांड, तो उस कारण से भी क्या है कि एक वननेस नहीं देखने को मिली कि वो क्या चाह रहे हैं। क्लियर हुआ? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर सस्पेंडेड। ठीक है, तो अब लंबे समय तक क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा के रखा। प्रेसिडेंट रूल अगर आप जैसे देखोगे, इमरजेंसी के केस होते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगती है जो हमने इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में देखी, उसके अलावा स्टेट इमरजेंसीज भी लगती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अगर उठा के देखोगे, तो स्टेट इमरजेंसीज में क्या होता है, स्टेट इमरजेंसीज की अगर बात की जाए, तो स्टेट इमरजेंसीज में अगर किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रेकडाउन होते दिखता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। मतलब अब उस राज्य में संवैधानिक रूप से क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, स्थिरता नहीं है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां का कंट्रोल टुक ओवर कर रही है। तो वही होता रहा यहाँ पे क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर देती थी प्रेसिडेंट रूल को, तो नॉर्मल इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सस्पेंड हो जाती थी वहां की। क्लियर हो गया? इट वाज नॉट इजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन और वायलेंस, इस पूरे टाइम पीरियड में इट वाज नॉट इजी टू हैव दी पॉलिटिकल प्रोसेस से चुनाव वगैरह हो नहीं रहे थे, लोगों की एस्पिरेशंस एड्रेस हो नहीं पा रही थी, तो पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। 5 नंबर में आता तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि पीस इमीडिएटली नहीं आई। ठीक है, व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब इन 1992, तो 1992 में जब प्रेसिडेंट रूल वगैरह खत्म करके इलेक्शन हुए ना, तो वोटर टर्नआउट कितना रहा पता है? मात्र 24%। लोगों को डर लग रहा था वोट देने जाएंगे, पता नहीं क्या गोलियां वोलियां चल जाए कब, तो इस कारण मात्र 24% वोटर्स टर्नआउट रहा 1992 में। ठीक है, वो तो अल्टीमेटली क्या होता है, इवेंचुअली मिलिटेंसी वाज इरेडिकेटेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। तो लंबे समय तक सिक्योरिटी फोर्सेस, 84 में दंगे हुए थे, 92 95 तक लगभग एक दशक ही आ गया था। 95 तक क्या होता रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब में कोवर्टेड ऑपरेशंस चलाते रही हैं, और उसके चलते मिलिटेंसी को खत्म किया गया। लेकिन इस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए एक ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ी। वो क्या थी कि राज्य 10 सालों तक क्या रहा, एक तरह से जलता रहा, वायलेंस,
ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स दी लॉ एंड ऑर्डर में परेशान रह गए, डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई है। क्लियर हुआ? तो पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडिल ऑफ 1990s, 1995 तक आते आते क्या होता है, पीस रिस्टोर होती है। ठीक है, फिर पीस रिस्टोर होती है तो द अलायंस ऑफ अकाली दल बादल, अब देखो वही मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि अकाली दल में बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन है, तो आज जो जैसे देखेंगे ना बादल दल भी कहा जाता है जिसे, तो अकाली, द अलायंस ऑफ अकाली दल बादल एंड बीजेपी स्कोर्ड मेजर विक्ट्री 1997 के चुनाव में, द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शंस इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी एरा। तो 1997 में अकाली दल जिसे बादल दल भी कहा जाता है और बीजेपी के साथ एसोसिएशन बना के उन्होंने क्या करा, फिर सरकार बनाई। द स्टेट इज वंस अगेन प्रीऑक्यूपाइड विद द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि स्टेट में फिर वही अब फोरफ्रंट पे मिलिटेंसी, लॉ एंड ऑर्डर को हटा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों का मुद्दा वापस आता है। थ्रू रिलीजियस आइडेंटिटी, दो रिलीजियस आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, पॉलिटिक्स हैज ग्रेजुअली मूव्ड बैक अलोंग सेक्युलर लाइंस। ठीक है, तो रिलीजियस आइडेंटिटी आज भी जरूरी है, आज भी आप जैसे देखोगे तो बहुत सारे क्या है रिलीजियस लीडर्स जो है तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, वहां पे रिलीजियस लीडर्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन उसके बावजूद क्या है पॉलिटिक्स जो है तो वो अब आपको सेक्युलर लाइंस पे देखने को मिलती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है तो डेवलपमेंट की बात करती है रादर देन रिलीजन। ठीक है, वो कहने के लिए, लेकिन फाइन, दिस वाज द स्टोरी अबाउट पंजाब। ठीक है, पंजाब का पूरा केस था जो मैंने आपको समझाया। आई होप यू पीपल गॉट इट। पंजाब के पूरे क्राइसिस, क्या समस्या थी, क्या रीजनल एस्पिरेशन थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले और बाद का कंटेक्स्ट, और कैसे नॉर्मलसी को वहां पे रिस्टोर किया गया, इतना पूरा पार्ट हो गया हमारा। अब क्या हो रहा है देखो, कश्मीर देख लिया हमने, पंजाब देख लिया, और कहां से रीजनल एस्पिरेशंस निकल के आती है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में नॉर्थ ईस्ट की कहानी। नॉर्थ ईस्ट की जो कहानी पढ़ेंगे ना वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको असम का, मणिपुर का, ठीक है, नागालैंड का, तो 2-3 स्टेट्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू पीपल एंजॉयड टिल हियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आगे जैसे अगर आगे देखें हम तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब अनसेट की कहानी है। ठीक है, अनसेट की अगर कहानी बताऊं मैं आपको तो अनसेट क्या है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम होने वाला है 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो अब ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम आपको मिस नहीं करना चाहिए। दिस इज एन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम, जैसे देना चाहो आप, ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। ये एग्जाम जो है क्लास मतलब जो नीट की, जेई की क्लास 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, टॉप रैंकर्स ग्रुप में अगर आते हो तो यू कैन विन अ चांस टू विजिट यूरोस्पेस। स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आते हो तो यू विल गेट मेंटर्ड बाय द टॉप एजुकेटर्स। क्लियर हुआ? ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू एनरोल इन दिस एग्जाम। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एनरोलमेंट की। क्लियर हुआ? ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के लिए जैसे अगर आप देखोगे तो एग्जाम है, लेकिन उसका सिलेबस भी जो है तो सिर्फ मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड है। अब नीट और जेई तो दे नहीं रहे हो। क्लियर हुआ? वो चीज हो गई। यू हैव टू यूज द कोड दिगराज टू एनरोल इन दिस एग्जाम। एनरोल इन दिस एग्जाम, और अगर डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। ये रही कहानी। उसके अलावा आई टीच फॉर क्लास 9 एंड 10 ऑन अनअकैडमी प्लस। 10th क्लास के लिए जो बैच स्टार्ट हुआ है मेरा 30 सितंबर से, वो है उमंग बैच, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स जो है आपका किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। जो अगर आपने शुरू नहीं किया तो वो स्टार्ट कर रहे हैं हम 30 तारीख से। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन बाय हैविंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टॉपिक। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की कहानी पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।